की प्रॉपर्टी थी सब दान कर दी थी इन्होंने। 1 करोड़ का दान दिया था। और ये वही व्यक्ति थे जिनको जितने भी लोग आपका आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो रहे थे उन सबको ट्रेनिंग देने का जो काम था, जो आपका ट्रेनिंग डिपार्टमेंट था, उसके लीडर थे मोहम्मद हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान। कोई दिक्कत? भैया 4 रेजिमेंट थी, हाँ शुरुआत में 4 रेजिमेंट थी, ये 4 रेजिमेंट थी। बाद में एक महिला रेजिमेंट बनाई गई थी अलग से। मुख्यतः आज़ाद हिंद फौज में 4 रेजिमेंट ही कही जाती हैं। एक महिला रेजिमेंट को बाद में जोड़ा गया, ओके, जब इसमें महिलाएं जुड़ने लगी। हम सब करके बताइए, बात क्लियर है? बात क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर है? तो आज़ाद हिंद फौज को किधर बढ़ना है? क्या टारगेट दिया गया है? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। और आप जानते ही होंगे यहाँ दिल्ली चलो के लिए कहाँ से, आप सब लोगों ने अगर इसको देखा हो तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि भैया अगर हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका म्यांमार की तरफ से, म्यांमार वाले क्षेत्र की तरफ से, क्योंकि उस समय तो आप जानते हैं कि आपका बांग्लादेश जैसी कोई चीज़ नहीं थी, बांग्लादेश जैसी कोई चीज़ नहीं, अराकान घाटी होते हुए इनको जाना था आपका मेघालय। ओके, ये टारगेट दे दिया गया। अच्छा आगे लिखेंगे, आगे क्या बात हुई? 21 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943, 1943 में क्या किया उन्होंने? एक अस्थाई सरकार की घोषणा कर दी। अस्थाई सरकार की घोषणा, अस्थाई सरकार की घोषणा, अस्थाई सरकार की घोषणा, यानी कि अनाउंसमेंट ऑफ ए प्रोविजनल गवर्नमेंट, अनाउंसमेंट ऑफ ए प्रोविजनल। और अस्थाई सरकार की घोषणा जैसे ही होती है तो आप मुझे बताइए, किसी कोई सरकार है, कोई सरकार है, तो उस सरकार के लिए कोई, कहीं आप बोलें कि सरकार है, कोई गवर्नमेंट है, तो वो गवर्नमेंट एक तो लोगो उसमें होने चाहिए भाई। सरकार लोगों को चलाने के लिए तो रहेगी, मैं अपने लिए थोड़ी ना सरकार बनाऊंगा। जैसे कोई व्यक्ति कह दे वो खुद में सरकार है, मैं खुद अमिताभ बच्चन थोड़ी हो जाऊंगा। तो सरकार बनने के लिए क्या चाहिए? लोग चाहिए। तो लोग तो चलो इनके पास हैं, लेकिन कोई जगह भी तो चाहिए किसी सरकार के लिए, कोई आपका एक भू क्षेत्र भी तो चाहिए, कोई टेरिटरी भी तो चाहिए, हाँ या ना? तो आप कहेंगे जी भैया टेरिटरी भी चाहिए एक। तो ये टेरिटरी क्या बोलेंगे उस समय पर, जैसे ही उन्होंने अस्थाई सरकार कहा, अब मान के चलो तुम बोल दो भारत में, तुम ये कह दो कि भाई हाँ, अब सारे लोग जितने भी 8,000 लोग आप हैं, आप 8,000 लोग ये कह दें कि हम सबकी तो अलग सरकार है जी, हम लोगों की तो अलग सरकार है। तो आपकी सरकार को रिकॉग्नाइज भी तो करना चाहिए, कोई मान्यता भी तो उसको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आप कहेंगे बिगर मान्यता के भैया क्या है? तो उस समय पर बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि आज़ाद हिंद जो आपका इन्होंने सरकार बनाई, अस्थाई सरकार बनाई, उसको नाम दिया था इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार। क्या नाम दिया था? आज़ाद हिंद सरकार। तो ये जो आज़ाद हिंद सरकार थी इसको कितने देशों ने मान्यता दी थी? आज़ाद हिंद सरकार, याद रख लेना इसको, 9 देशों ने मान्यता दी, रिकॉग्नाइज्ड बाय 9 कंट्रीज। 9 देशों ने मान्यता दी, रिकॉग्नाइज्ड बाय 9 कंट्रीज। और सबसे पहले जो दी थी वो दी थी जापान ने, क्योंकि सपोर्टेड बाय जापान थे, ठीक है। जापान ने, जर्मनी ने, जर्मनी ने, बर्मा, बर्मा ने ये आपका दे दी थी, इटली ने, फिलीपींस ने, आदि लिख लो, आदि करके लिख लो। आदि देशों ने क्या दी? इसको मान्यता दी। ठीक है भैया, मान्यता तो मिल गई, रिकॉग्नाइज तो हो गई, उस सरकार को मान्यता मिल गई, लेकिन अब जगह चाहिए। तो क्या बोलेंगे? जापान ने यहाँ पर 2 द्वीप भी दिए, क्योंकि इनका कब्जा हो चुका था यहाँ पर, और 2 द्वीप इन्होंने दिए, गिव 2 आइलैंड्स टू सुभाष चंद्र बोस, 2 द्वीप दिए। देखिए एक व्यक्ति बाहर कितना मनवा रहा है, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या सुभाष चंद्र बोस हमारे देश में रहते तो ज़्यादा सफल हो पाते क्या? क्या सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी अगर एक सहमति उनकी बन जाती तो हमारा देश क्या जल्दी आज़ाद हो जाता? हाँ संभावनाएं हैं, हो सकता था। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि शायद भारत में वो उतने रिसोर्सेज इकट्ठा नहीं कर पाते जितने रिसोर्सेज वो बाहर जाके इकट्ठा कर पाए। तो ये भी एक उसका पहलू और पक्ष है। तो 2 द्वीप दिए, 2 द्वीप कौन कौन से हैं? अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया? पहले इनका नाम बदलो, अंडमान और निकोबार द्वीप इन्होंने दिए, तो अंडमान का इनका नाम बदल दिया, क्या बोलेंगे? इनके नाम बदल दिए उन्होंने, और अंडमान का नाम बदल के कर दिया गया आपका क्या? शहीद द्वीप, शहीद द्वीप इन्होंने नाम कर दिया। और निकोबार का नाम बदल के कर दिया इन्होंने स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। अब बनी उनकी सरकार।
अब जगह भी हो गई, लोग भी हो गए, सरकार को रिकॉग्नाइज भी कर लिया गया 9 कंट्रीज के द्वारा। तो उन्होंने अपने मंत्रालय बांटे, लोगों को अपने मंत्रालय दिए। राष्ट्रपति, इस आज़ाद हिंद सरकार में राष्ट्रपति और आपका प्रधानमंत्री और साथ में आपका विदेश मंत्री, ये 3 प्रमुख पद जो हैं वो सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने पास रखे थे, अपने पास रखे थे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, और क्या टारगेट था, अराकान होते हुए अब हमको विजय करनी है। और याद रख लेना, यही सेना जो है आपका, क्या नाम है अब सेना का, आज़ाद हिंद फौज। देखो 3 नाम है, एक तो आज़ाद हिंद सरकार है, वो कब बनी है, 21 अक्टूबर को। एक हमने बताया 4 जुलाई को बनी है आज़ाद हिंद फौज, और इससे पहले थी INA। और यहाँ पर क्या बोलोगे, यहाँ पर था आपका फ्री इंडियन लीजन। ये चारों नाम अलग अलग हैं, चारों संगठन अलग अलग हैं। ठीक है बॉस। तो आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज, फौज, फौज 18 मार्च 1944, 18 मार्च 1944 भारत में प्रवेश कर गई थी, भारत में प्रवेश। ठीक है, आज़ाद हिंद सरकार, हाँ ये भी लिख लेना। आज़ाद हिंद सरकार जो थी, इसका हेडक्वार्टर लिख लेना, इसके हेडक्वार्टर सिंगापुर में था, सिंगापुर में था पहले तो, और बाद में इसका हेडक्वार्टर आपका रंगून अर्थात बर्मा में भी बनाया गया था, बर्मा में भी बनाया गया था, इसके हेडक्वार्टर हैं। तो आज़ाद हिंद फौज क्या कर जाती है, भारत में प्रवेश कर जाती है। और भारत में प्रवेश के लिए जो ऑपरेशन का नाम है, ये था ऑपरेशन यू। क्या बोलेंगे, इसका नाम था ऑपरेशन, ऑपरेशन यू चलाया था आज़ाद हिंद फौज ने भारत में प्रवेश के लिए। और क्या टारगेट था इसका भारत में प्रवेश करके, जो आपका इम्फाल है, इम्फाल पर कब्जा करना है, क्योंकि ये दुर्गम क्षेत्र था। इम्फाल हो गया आपका, कोहिमा हो गया, कोहिमा, इसको भी टारगेट पे रखा है इन्होंने, कोहिमा और कोहिमा इम्फाल पर कब्जा करना है। और इसके बाद में क्या होगा, अगर हमने कोहिमा और इम्फाल पर कब्जा कर लिया तो फिर भारत का प्लेन एरिया आ जाएगा, और फिर तो भारतीय एक जोश के साथ में हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। क्योंकि कठिनाई यहाँ तक की थी, और इम्फाल में लगभग 1 साल तक, 1 साल तक यहाँ पर जो है सेना, ये आपका कई महीनों तक मतलब यहाँ पर रुकी रही इम्फाल पर। फाइनली उन्होंने बाद में क्या बोलेंगे, इम्फाल को आगे बढ़ते रहे वो। और ये दिन आ गया आपका 6 जुलाई 1944, 6 जुलाई 1944, यहाँ पर रंगून रेडियो प्रसारण हुआ, रंगून रेडियो प्रसारण इसको बोलते हैं। कहाँ थे यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस, रंगून में थे। और इन्होंने देखा कि भाई इस सेना को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स देखने पड़ रहे हैं, बहुत सारी बाधाएं आ चुकी हैं, और अभी बोलेंगे, अभी आपका बड़ी दिक्कत है। तो इन्होंने भारतीयों से उम्मीद की गुहार लगाई कि हमारी सेनाएं अब इम्फाल में जो है वो घेरा डाले हुए हैं, और यहाँ इन्होंने कहा कि हम अब युद्ध के एकदम पीक पर पहुंच चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमें अपना आशीर्वाद दें, आज़ाद हिंद फौज को वो अपना आशीर्वाद दें। ये उन्होंने ब्रॉडकास्ट कराया था रेडियो पर रंगून से। तो यहीं पर पहली बार वो क्या कह रहे हैं महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता पूरे देश ने नहीं कहा उनको, राष्ट्रपिता किसने कहा है उनको, एक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है, जहाँ से उनको पहचान मिली इस बात की। तो क्या बोलेंगे रंगून में, क्या बोलेंगे, रंगून में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, गांधी जी को, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, राष्ट्रपिता कहा। और इस समय पर समझ गए गांधी जी भी, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। और गांधी जी भी समझ चुके थे कि भाई सुभाष चंद्र बोस जी का जो आपका ऑरा है, नाम है उनका, कितना बड़ा हो चुका है, और वो कितने प्रयत्न कर रहे हैं। तो गांधी जी ने भी उनको यहाँ एक टाइटल दिया था, देशभक्तों का देशभक्त। तो पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस जी को, लिख लेना, 2 टाइटल आते हैं बल्कि यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस को, सुभाष चंद्र बोस जी को यानी नेताजी को देशभक्तों का देशभक्त, पैट्राइट ऑफ पैट्राइट्स, देशभक्तों का देशभक्त, पैट्राइट ऑफ पैट्राइट्स, देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था, देशभक्त कहा, ये कहा गांधी जी ने। किसने कहा था, गांधी जी ने कहा। और साथ में यहीं पर उनको बोला जाता है देश नायक, उनको किसने कहा, देश नायक, सुभाष चंद्र बोस को जो देश नायक कहा था, देश नायक, देश नायक कहा था आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखेंगे ना हमेशा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो यहाँ पर वो गुहार लगी। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए, जुलाई के चलते हुए फिर आगे ये युद्ध चल रहा था। ठीक है, 1944 में इन्हीं दिनों पर एक नारा आता है उनका, बहुत ज़बरदस्त नारा उन्होंने दिया 1944 में, 1944 में
एक स्लोगन उन्होंने दिया था, क्या स्लोगन था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कितना क्रांतिकारी नारा है, आप महसूस करें इसको। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू द फ्रीडम। यू यू विल यू यू विल नहीं, यू गिव मी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये 1944 का नारा है। फौज बढ़ रही थी और सभी फ्रंट पर जापान भी जीत रहा था, आगे बढ़ रहा था। यही वो दिन है जब मैंने कहा था आपसे कि एक व्यक्ति पैदा हुआ अमेरिका में, ओपनहाइमर। इन दिनों में पैदा नहीं हुआ, मतलब ओपनहाइमर एक मूवी आई, मैंने आपको सजेस्ट की थी एक मूवी देखने के लिए। मैंने आपसे कहा था कि आप उस मूवी में उस व्यक्ति की जिद समझना कि उसके देश के लिए उसकी क्या जिद है। ऑस्कर ऑस्कर मिला उस मूवी को, देखी होगी, कितने लोगों ने देखी है? तो उस व्यक्ति का बस ये था कि मुझे परमाणु बम बनाना है कैसे भी करके। अगर मैंने अपने देश के लिए परमाणु बम बना दिया तो मेरा देश सबसे ताकतवर हो जाएगा। वो उस व्यक्ति का जुनून है जो वहां पे दिखाया है कि बस मुझे इस चीज में सक्सीड होना है। और आप समझिए उस समय पर उसने जो बनाया, उस समय का परमाणु बम था जिसने दो शहरों को तहस नहस कर दिया, हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 क्या हुआ था यहाँ पर बताइए? और 9 अगस्त 1945 पर्ल हार्बर, मैंने बताया अमेरिका का इन्होंने आपका अड्डा उड़ा दिया था। यहाँ पर आपका 6 अगस्त को तो हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंका गया, हिरोशिमा। और 9 अगस्त को नागासाकी पर। ये 1945 की बात है, 1945 की, 1945 की, 1945 की बात है। ठीक है, कभी हमको मौका मिलेगा तो हम आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे, जितने भी रिवॉल्यूशंस हुए हैं या आपका जो भी दुनिया में बड़ी घटनाएं हुई हैं, या आपका कभी हमको मौका मिलेगा तो देशों के बीच के संबंध भी आपको सबसे ज़्यादा अवेयर होना चाहिए इस समय पर। मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है देशों के वो कैसे हैं, इसके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। जैसे अभी रिसेंट में मान के चलिए आपका विवाद चल रहा है, कौन से दो देशों का विवाद चल रहा है? तो आप कहेंगे अभी वर्तमान में विवाद चल रहा है इजराइल का और ईरान का। तो भारत को किसके पक्ष में होना चाहिए? तो यदि आप एक अच्छे छात्र हैं तो आप इस बारे में सोचोगे। अब आपको भारत को किस पक्ष में होना चाहिए, इससे पहले आपको विचार करना पड़ेगा भारत और ईरान के रिश्ते कैसे हैं, भारत और इजराइल के रिश्ते कैसे हैं, भारत अगर निकाले किसी का पक्ष तो किन आधार पर, और भारत यदि खुद मध्यस्थता करे शांति की तो किस आधार पर करे। तो इन सब चीज़ों को आपको जानना चाहिए, जानना चाहिए कि भारत और ईरान के बीच में कौन से समझौते हैं। जैसे कि आपका मान के चलिए अभी हम कह सकते हैं उसमें जो ईरान में चाहवार बंदरगाह भारत ने बहुत ज़्यादा निवेश किया हुआ है। और एक आपका यूरोप तक का जो आपका उसको बोलते हैं हम अ, रूस में आपका जो कॉरिडोर बन रहा है, जो कॉरिडोर ईरान होते हुए यूरोप तक जाएगा। तो हम लोगों को जो आपका इधर से फारस की खाड़ी से होते हुए, या हम बोले ओमान की खाड़ी से होते हुए, आपका भूमध्य सागर होते हुए यूरोप जो सामान पहुंचाया जाता है, फिर हमारे लिए सीधा रूट हो जाएगा। तो ईरान में हमारी ये चीज़ें आपका मतलब एक प्रोसेसिंग फेस में है। जबकि अगर हम बात करें वहाँ पर जर्मनी में, वहाँ सॉरी इसराइल, इसराइल का भी भारत में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इसराइल का हमने बहुत सारा डिफेंस सिस्टम ले रखा है, बराक जैसी मिसाइल ले रखी है हमने वहाँ से। फाल्कन जो हमारा सिस्टम है वो हमने कहाँ से ले रखा है? वो हमने ले रखा है आपका कहाँ से? तो आप कहेंगे उसको हमने आपका लिया हुआ है इसराइल से। तो इसराइल से भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और आपको इन सब चीज़ों के बारे में विचार भी करना चाहिए। थम्स अप करें, जब कभी भी कोई मुद्दा आएगा तो हम उसके बारे में रिसर्च करेंगे भैया, और अच्छे से हम उसको जानेंगे और हम अपने नोट्स बनाएंगे बाकायदा, ताकि हमारी जो समझ है वो विकसित रहे। नोट्स ज़रूर बनाया करो, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर चीज़ों को ऐसी ओरली जानोगे तो या तो फिर आपका आईक्यू बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, या आपने चीज़ें पढ़ी जानी और ज़बरदस्त आईक्यू आपके दिमाग में, बेवजह की चीज़ें नहीं है, क्लियर एंड कट भूसा भरा हुआ नहीं है, आईक्यू फिट है तो फिर तो जान लोगे। आईक्यू अगर अच्छा नहीं है तो उसको जानने के लिए आपको उस ब्रेन की उस स्टेज को डेवलप करना होगा, है ना? मैंने तुमको बताया ना दिमाग की 3 अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं, तो वो आपको जो आपका चेतन मस्तिष्क है उसको एक्टिव करना होगा। और उसको एक्टिव करने के लिए दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, किसी का बाय बर्थ होता है, किसी का जन्म से IQ अच्छा होता है, लेकिन अगर आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करते हो ना, मैंने आपको मैनिफेस्टेशन सिखाया था, मैनिफेस्टेशन हाँ जी करते होंगे। तो इसके बाद में क्या हुआ कि जापान ने सरेंडर कर दिया।
6 दिन बाद ही 15 अगस्त 1945 क्या किया, जापान ने सरेंडर कर दिया। जापान ने